Hello everyone. We are starting today vectors and scalars. सबसे पहला टॉपिक फिजिक्स क्लास 11 का वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा कुछ एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये बेसिकली जो वेक्टर्स एंड स्केलर्स है ना, ये फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, ये मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है। आपको ना ये वेक्टर्स एक पूरा यूनिट है क्लास 12 मैथमेटिक्स में। हम फिजिक्स में इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है। आया बात समझ में? मतलब ये प्योर फिजिक्स नहीं है, ये यूज होगा पूरे फिजिक्स में, 11 12 के फिजिक्स में ये यूज होते होते जाएगा फिजिक्स को इजी बनाने के लिए। बेसिकली वेक्टर्स है समथिंग फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हमको बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई लोग इसको बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, काफी लेंदी करते हैं, एलाबरेट करते हैं, बट ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको उतना टाइम इस पे नहीं लगाना है, ये बाकी के टॉपिक्स को यूज करने के लिए क्या आएगी, काम में आएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सी, क्वांटिटीज इन फिजिक्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे 11 की, 12 की, या जो आपने 8 9 10 में भी पढ़ा होगा, उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है। क्या क्या है? वेक्टर्स है, स्केलर्स है एंड टेंसर्स है। तो कुछ क्वांटिटीज को वेक्टर्स के कैटेगरी में डाला गया, कुछ क्वांटिटीज को स्केलर्स के कैटेगरी में डाला गया, और कुछ को टेंसर्स के क्वांटिटी में डाला गया, ठीक है। देखो, बेसिकली आप ज्यादा वेक्टर स्केलर सुनते हो, बट बहुत ज्यादा प्रिसाइज अगर मैं बोलूंगा तो टेंसर्स भी कुछ क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम समझते हैं क्या है नहीं है। वेक्टर्स, these require magnitude and direction for their complete description, ठीक है। मतलब वेक्टर्स ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, प्लस क्या होगा, डायरेक्शन होगा, फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मतलब अगर आपको कोई क्वांटिटी के बारे में बताना है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी बोलना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो वो वेक्टर्स हुए। स्केलर्स में क्या है, these require only magnitude for their complete description, ठीक है। तो स्केलर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। स्केलर्स का हम लोग को क्या, डायरेक्शन नहीं चाहिए। वेक्टर्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, स्केलर्स का सिर्फ आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। अब बात को समझो, ठीक है। मैंने पूरा नहीं पढ़ा है इसको, अब मैं पूरा डेफिनेशन ढंग से पढ़ूंगा। टेंसर्स क्या है, दे रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो देखो, टेंसर का मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस क्या, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये वेक्टर और टेंसर में फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस क्या है कि वेक्टर obeys laws of vector addition, scalars do not obey laws of क्या, vector addition। कुछ बात समझ में आया? वेक्टर्स ओबे करेगा लॉज को, लॉज ऑफ क्या, वेक्टर एडिशन। टेंसर्स विल व्हाट, क्या, डू नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? वेक्टर्स और टेंसर्स के बीच का जो बेसिक डिफरेंस क्या है, ये लॉ ओबे करता है, ये लॉ ओबे नहीं करता है, ठीक है। हम लोग को टेंसर्स उतना ज्यादा नहीं समझना है, हमको बेसिकली फोकस रहेगा वेक्टर्स पे और क्या, स्केलर्स पे। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, टेंसर का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता है, टेंसर क्या करेगा, आपका लॉ को ओबे करेगा, और स्केलर्स के पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लियर है? ये जो मैं लिखा हूं, ये आपको लिखने का दरकार नहीं है, आप सिर्फ वेक्टर का, स्केलर का, टेंसर का डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, सुनते जाना, ये बहुत जगह पर नहीं दिया हुआ रहता है, ये नोट करके आपको ये लिखना है, ठीक है। देखो, वेक्टर हुआ, स्केलर हुआ, ये चीजें हमने बनाई है, ये ऐसा नहीं कि नेचर ने हमको दिया है।
कुछ बात समझ में आ रहा है? हमने अपना सिलेबस को या हमने अपना एकेडमिक को कंप्लीट करने के लिए कुछ क्वांटिटीज को डायरेक्शन दे दी, और जो क्वांटिटीज को डायरेक्शन नहीं दी वो क्या हो गया, सॉरी, जो क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं दी वो क्या हो गया, स्केलर्स हो गया। ठीक है, स्केलर्स के पास सिर्फ क्या रहता है, आपका मैग्नीट्यूड रहता है। लेकिन पता है क्या होगा, हमारा जैसा दरकार होगा या हमारा जैसा नीड होगा, हम क्या करेंगे, स्केलर्स को वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे बाय गिविंग देम सर्टेन डायरेक्शन। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? स्केलर्स के पास मैग्नीट्यूड होता ही है, अगर मैं डायरेक्शन अपने से उसको दे दिया, मैं कुछ डायरेक्शन असाइन कर दिया, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो वेक्टर है वो वेक्टर ही रहेगा और जो स्केलर है वो स्केलर ही रहेगा। स्केलर्स को हम कभी भी क्या कर सकते हैं, वेक्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं लिख दे रहा हूं, देखो ये सारी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको कई जगह पर, इसलिए मैं सब कंपाइल करके आपको एक जगह पर बता रहा हूं। नोट करके मैं क्या बोल रहा, वी कैन convert scalars into vectors by giving them या assigning them direction। ठीक है, क्लियर है? बेसिकली पता है ये जो काम है हम क्लास 12 में करते हैं, कुछ कुछ स्केलर को वेक्टर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बस आप ये चीज ध्यान रखना, अपना माइंड को अभी से ये ब्रॉड करके रखो कि नहीं यार ये अगर स्केलर है तो ये वेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं। हम डायरेक्शन देके उसको क्या करेंगे, अपना यूज के हिसाब से स्केलर बना देंगे। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। आपको वेक्टर्स का डेफिनेशन लिखना है, स्केलर्स का लिखना है, टेंसर्स का लिखना है, और फिर आप ये नोट पॉइंट लिखोगे। अब देखो मैं कुछ आपको ना बेसिकली फील दिलाना चाहता हूं, ये अगेन आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तो थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे वेक्टर्स का एग्जांपल है फोर्स। ठीक है, तो डायरेक्शन का क्या रोल है? ठीक है, बात को समझना, ये चीजें आपको बनानी नहीं है। सपोज मानो एक डब्बा है, सपोज ये क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, आप यहां पर ऐसे करके फोर्स लगाओ। ठीक है, यहां पर आप F वैल्यू का फोर्स लगाओ, तो क्या लगता है, व्हाट विल हैपन? फोर्स इज अ वेक्टर, क्या होगा, ये डब्बा इस साइड जाएगा, ये जो बॉक्स है ये कहीं इस तरफ मूव करेगा। तो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सेम डिब्बा पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, मैग्नीट्यूड इज सेम। ठीक है, जितना जोर से मैं यहां पर धक्का दे रहा था, अब मैं उतना ही जोर से यहां पर धक्का दूंगा, तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये डिब्बा क्या होगा, ऐसे मूव करेगा। कॉमन सेंस, सिंपल सी चीजें हैं। मैं ऐसे धक्का लगाया, ये डिब्बा यहां मूव किया, मैं यहां पर इस डिब्बा पे ऐसे धक्का लगाया, तो ये डिब्बा यहां मूव किया। सेम ताकत लगाया मैं, सेम फोर्स लगाया। अब चलो, अगर कोई डिब्बा को, यही डिब्बा को मैं ऐसे करके सेम ताकत लगा रहा हूं, ऊपर से धक्का दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, क्या लगता है, मूव ही नहीं करेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। कुछ बात समझ में आया, ये क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो अगर आप समझ गए होगे यहां तक, आपको ये चीज पता चल गया होगा कि कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनका अगर मैग्नीट्यूड सेम क्यों ना हो, देखो तीनों केस में सेम ताकत लगा रहा था मैं, लेकिन डायरेक्शन सबका अलग अलग है, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, तो मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अगर अलग हो, तो फाइनल आउटकम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो दैट कम्स अस या दैट मेक्स अस टू कंक्लूड दैट कि फिजिक्स में कुछ चीजों का खाली मैग्नीट्यूड नहीं, हमको क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। फील आया? देखो आपको बनाना नहीं है ये सारी चीजें, आपको बस मैं फील दिलाना चाह रहा हूं कि क्या है वेक्टर्स। ठीक है, फिर से समझो ये डिब्बा को क्या मैंने बताया है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं, अगर सिर्फ आप उसका मैग्नीट्यूड बोल दो कि नहीं चलो इसमें ये तीनों डिब्बा में तीन अलग अलग केस है, मैं ताकत लगाऊंगा, मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, बट मैंने डायरेक्शन नहीं बताया, तो अगर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो चीजें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। यहां पर मैं ऐसे इसको धक्का लगाया तो ये ऐसे 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 मूव किया,
यहाँ पर मैंने इसको ऐसे धक्का लगाया तो ये ऐसे ऐसे कहीं मूव किया, यहाँ मैं इसको ऊपर से धक्का लगा रहा हूँ, ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, सेम ताकत लगा रहा हूँ, बट देखो डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये मूव ही नहीं किया। तो हमको ये इतना समझ में आ गया कि देयर आर सम क्वांटिटीज जो खाली मैग्नीट्यूड बोलने से काम नहीं होगा, डायरेक्शन आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। फोर्स उनका एक एग्जांपल हुआ, और भी बहुत एग्जांपल है वेक्टर्स का, अभी नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज करने लग जाओगे। अभी आप समझो कि डायरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेक्टर्स का मैं आपको बताया। अब देखो स्केलर, बात समझ लें। स्केलर में मैंने एग्जांपल क्या लिया है, मास। बात को समझो, ठीक है। सपोज आप इमेजिन करो कि एक वेइंग मशीन, ठीक है, वजन नापना है, एक डिब्बा या एक डिब्बा, चलो ऐसा करके मैं एक डिब्बा बनाता हूं, एक बॉक्स है ऐसा करके, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। एक बॉक्स है, उसको मैं वेइंग मशीन में रखा, बॉक्स एक एल शेप का बॉक्स है। सपोज ये वेइंग मशीन इसको रीड किया 5 kg, ठीक है। अब अगर आप ये सेम वेइंग मशीन में ये डिब्बा को अगर आप कुछ इस तरीके से रखें, अगर मान लो मैं इस डिब्बा को कुछ इस तरीके से रखूं, तो क्या लगता है रीडिंग चेंज होगा? नहीं, रीडिंग चेंज नहीं होगा, रीडिंग क्या आएगा, 5 kg ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? या अगर आप इस वेइंग मशीन में यही डिब्बा को कुछ ऐसा करके रखो, ठीक है, ये बॉक्स को अभी मैंने ऐसा करके रखा, तो रीडिंग चेंज होगा? नहीं, रीडिंग भी क्या होगा, सेम आएगा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या कंक्लूड करना चाहता हूं कि देखो इसमें कुछ क्वांटिटी ऐसा है, मास एक ऐसा क्वांटिटी है कि जिसका डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं किया। आ रहा है बात समझ में? मास ऑफ दिस बॉक्स ऐसा रखा गया, ऐसा रखा गया या ऐसा करके रखा गया, 5 kg ही रीडिंग आया। दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन क्या? डायरेक्शन। तो फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज के लिए अगर सिर्फ आप मैग्नीट्यूड भी बोल दो, तो आपका काम बन जाएगा, आपको डायरेक्शन का दरकार नहीं है। तो इतना ही बस आपको माइंड सेट करना है, इतना जो 5-10 मिनट में मैंने इतनी चीजें बोली। वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, स्केलर्स को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, टेंसर्स को मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये लॉ ओबे करता है, ये लॉ ओबे नहीं करता है। तो क्या लॉ हुआ, क्यों ओबे किया, क्यों नहीं किया, ये आगे के लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये एज ऑफ नाउ वेक्टर्स लिख लेना, स्केलर्स लिख लेना और टेंसर्स लिख लेना। और बेसिकली ये जो चीजें हैं मैं आपको फील दिलाने के लिए बता रहा हूं कि क्या वेक्टर है, क्या स्केलर है, क्यों डायरेक्शन चाहिए, क्यों डायरेक्शन नहीं चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो हर जगह पर नहीं मिलता है कि हम टाइम टू टाइम अपनी मर्जी से, अपना सहूलियत से स्केलर्स को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार लिख लेना। The next topic is representation of vectors। मतलब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे एक वेक्टर दिखेगा, कैसे हम उसको कॉपी में, पेन एंड पेपर में लिखेंगे। A vector can be represented in two ways, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, symbolic representation and what? Graphical representation। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। Symbolic representation, in this type a vector is denoted by a capital alphabet with an arrow at its top। ठीक है, तो कैसे डिनोट करते हैं? एक कैपिटल अल्फाबेट लेंगे, ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट ले लो और उसके ऊपर एरो लगा दो। तो चलो समझते हैं कैसे डिनोट करेंगे। एग्जांपल, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट, चलो सपोज मैं बी ले लेता हूं, कैपिटल बी, और उसके ऊपर में क्या लिख दिया, एरो बना। क्लियर है? तो ये तो इट इज read as B वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर का नाम क्या हो गया, बी। कोई भी अल्फाबेट ले लो, X ऊपर में एरो, सो दिस इज व्हाट, कैसे पढ़ेंगे, दिस इज व्हाट X
वेक्टर। कोई भी अल्फाबेट लेके आप ऊपर में एरो दे सकते हो। अब देखो जैसे इसमें बोलता है ना कि कैपिटल अल्फाबेट, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैथ्स में स्मॉल अल्फाबेट से भी डिनोट करते हैं, बट फिजिक्स में जनरली हम कैपिटल अल्फाबेट लेते हैं। तुमको कोई ऐसा भी अगर दे स्मॉल ए के ऊपर ये, तो दिस इज व्हाट ए वेक्टर। तो बात समझ में आया कि ये कैपिटल अल्फाबेट या कोई भी अल्फाबेट ले लो और उसके ऊपर एक एरो दे दो। अब ध्यान देना मेरी बात को, अब समझना ये चीज, जैसे मैंने एरो इस तरफ दिया हर जगह, ठीक है, तो बच्चों को ये प्री डिफाइंड समझ में लगता है या वो अपने से एज्यूम कर लेते हैं कि ये एरो का मतलब डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन इस साइड, इसका डायरेक्शन इस साइड, इसका डायरेक्शन इस साइड। नहीं यार, ये एरो का मतलब डायरेक्शन नहीं है, एक सिंबल है। सिंबल है करके हम ऐसा दिखा रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर मेरा मन करेगा मैं ऐसे बना दूंगा, तो गलत है, ठीक है। अगर आपका मन करेगा सर मैं ऊपर बना दूंगा, तो ये भी गलत है। अगर आपका मन करेगा कि मैं नीचे बना दूंगा, तो इसका डायरेक्शन नीचे, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम एक सिंबल बनाए हैं, बाय कन्वेंशन बोल दो या डिफॉल्ट बोल दो, हम हमेशा इस साइड में क्या देंगे, एरो देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल सा चीज है। अब बात को समझो, एक वेक्टर का क्या क्या चीज होता है बताओ। एक वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड हो और क्या, डायरेक्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन हुआ। तो ये सिंबल्स है या ये जो तरीका है, इससे हम कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे या कैसे डायरेक्शन निकालेंगे। तो देखो, अगर आपको ये बी वेक्टर में दो को लाइन ऐसे लिखा गया या खाली बी लिखा गया, कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी वेक्टर पे दो ऐसे वर्टिकल लाइन लिखा गया या खाली बी लिखा गया, ऊपर मुंडी नहीं दिया गया या ऊपर में एरो नहीं दिया गया, तो दिस गिव्स व्हाट, magnitude of b, this gives magnitude of b vector। मतलब ये सिंबल्स, ठीक है, ये खाली b या खाली ये क्या देगा, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। अब देखो, मैग्नीट्यूड का और भी नाम है, मैग्नीट्यूड बोल लो या मॉड्यूलस या शॉर्ट फॉर्म में मॉड बोल लो। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल लो, मॉड्यूलस बोल लो या मॉड बोल लो। बेसिकली ये दो मैथ्स का लैंग्वेज है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये दो लाइन लगना मतलब मॉड्यूलस या मॉड, तो उसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। तो किस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे या क्या सिंबल मैग्नीट्यूड के लिए होता है। अब अगर डायरेक्शन बोला जाएगा तो बात समझो, ये b वेक्टर पूरा हुआ, ये x वेक्टर पूरा हुआ, ये a वेक्टर पूरा हुआ, तो डायरेक्शंस कैसे निकले, सॉरी मैग्नीट्यूड कैसे निकला वो आपको समझ में आ गया। खाली डायरेक्शन का बात होगा तो देखो, कोई भी वेक्टर है b, उसके ऊपर ऐसे करके एक सिंबल लगेगा, ये सिंबल कैरेट बोलते हैं इस सिंबल को। इसको हम लोग पता है क्या पढ़ते हैं, इट इज रेड एज b कैप। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या पढ़ेंगे, बी कैप पढ़ेंगे, एक कैप जैसा सिंबल, टोपी जैसा सिंबल। तो ये सिंबल अगर आपको दिया है तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ क्या, बी। ठीक है, ऐसा सिंबल डायरेक्शन बताएगा, और ये दोनों अगर दिया जाएगा तो वो मैग्नीट्यूड बताएगा। और अच्छा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज ए ऊपर में आया, तो ये पूरा का पूरा क्या वेक्टर है, तो सपोज दिस इज 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स का यूनिट हुआ, 20 न्यूटन ईस्टवर्ड्स, मतलब 20 न्यूटन इसका वैल्यू है और ईस्टवर्ड्स उसका क्या है, डायरेक्शन है। तो ये पूरा वेक्टर का सिंबल है, ए के ऊपर एरो लगा मतलब पूरा वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी बोलना है और डायरेक्शन भी बोलना है। और अगर खाली ऐसा लिखा गया हो या ऐसा लिखा हुआ हो, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इज व्हाट, 20 न्यूटन। और अगर मैं
ए कैप बोल दिया तो ए कैप का मतलब क्या होगा? ए कैप का मतलब ईस्ट। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? एरो का मतलब पूरा वेक्टर, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, या खाली लिखा हुआ हो एरो नहीं लिखा हुआ हो तो भी मतलब मैग्नीट्यूड, और ऊपर में ऐसा सिंबल दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन। चलो एक और एग्जांपल करा देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी चीज है यार, आपको एंजॉय करना है इसको समझते समझते, ठीक है। ये सपोज मैं बी वेक्टर लिया, तो बी वेक्टर इज अगर मान लो 100 न्यूटन नॉट, तो अभी आप गेस कर सकते हो खाली ये लिखा गया या ये लिखा गया, तो इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड, दैट इज 100 न्यूटन, और अगर क्या, इसका मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन इज व्हाट? नॉट। क्लियर हो गई? बहुत सिंपल था कि सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखो ये सब सवाल नहीं है, ये क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। आप 10 से 11 में आए हो तो आपको ऐसा मत समझना कि यार 5 मार्क का दे दिया, हाउ डू यू रिप्रेजेंट वेक्टर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, दिस दैट, तो यार ये नहीं है हमारा लेवल। बात समझो, ये आपको समझना है, ये आपको यूज आएगा कि कल कहीं पर भी आप अगर ये सिंबल देख लिए तो इसका मतलब अच्छा ये एक वेक्टर का सिंबल है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। खाली अगर आप ये सिंबल देख लिए तो इसका मतलब ठीक है, हाँ भाई हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम है। कल आप खाली ये देखें तो इसका मतलब हमको सिर्फ क्या? डायरेक्शन से मतलब है। तो ये आप सीख रहे हो, ये कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको आप प्लीज अच्छे से रीडिंग कर लेना, ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। सिंबलिक हमने पढ़ लिया था, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है? इन दिस रिप्रेजेंटेशन अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो एट इट्स एंड। तो स्ट्रेट लाइन होगा और एरो होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? एक वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद एन एरो एट इट्स एंड। आइदर ये एंड पे या ये एंड पे एरो लगाना है। तो एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। मतलब ये जो वेक्टर है, ये पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है। आ रहा है बात समझ में? मतलब ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, और ये जो लाइन है, ये लाइन का जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो भी लेंथ होगा इस लाइन का, तो ये लाइन का जो लेंथ होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एरो है, ये क्या है आपका? एरो। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर है? अब छोटा सा चीज, ये एरो को हम लोग क्या बोलेंगे? हेड ऑफ वेक्टर, और ये पीछे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? टेल ऑफ वेक्टर, ठीक है। हेड हो गया, टेल हो गया, एरो डायरेक्शन बताया, लाइन का जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताया। तो कैसे भी हो सकता है, ऐसे करके भी हो सकता है, ऐसे करके भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है। तो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके मैं पॉइंट बताऊंगा। देखो हमने सिंबलिक पढ़ लिया था, सिंबलिक क्या होता है नहीं होता है, और अभी हमने क्या पढ़ा? ग्राफिकल पढ़ा। तो पता है ग्राफिकल बेसिकली कंपैरिजन के लिए काम आता है। दिस representation is used for comparison between vectors, ठीक है। जनरली हमको दो वेक्टर्स के बीच कंपेयर करने के लिए ग्राफिकल हमको क्या करना है? यूज करना है, ठीक है। एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज मैं आपको बोला A वेक्टर इज 20 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है, और एक वेक्टर बोल देता हूं B वेक्टर इज 10 न्यूटन साउथ।
क्लियर है? कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ए वेक्टर 20 न्यूटन नॉर्थ, तो अगर मान लो आप ए वेक्टर बनाओगे, नॉर्थ का मतलब ऊपर, तो चलो मैं ये बना दिया अपना ए वेक्टर, दिस इज व्हाट माय ए वेक्टर, ठीक है? ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ हो गया और वैल्यू इसका 20 न्यूटन है। बी का वैल्यू कितना है बताओ? बी का वैल्यू इज 10 न्यूटन, तो 20 का आधा है, तो मतलब ए वेक्टर का जो लेंथ होगा उससे बी वेक्टर का लेंथ क्या होगा? हाफ होगा। आ रहा बात समझ में? ये 20 है, ये 10 है और डायरेक्शन साउथ के तरफ, साउथ मतलब क्या? नीचे। सो दिस इज व्हाट योर क्या? बी वेक्टर। अब समझ में आया क्या कंपैरिजन हुआ? ए का लंबाई इतना, तो बी का उसका हाफ, तो बी का वैल्यू भी उसका हाफ। ए का अगर 20 है, बी का 10 है, तो 10 क्या है? उसका हाफ है। ए ऊपर लग रहा है नॉर्थ, बी क्या है? नीचे लग रहा है साउथ, ठीक है? एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। A vector is suppose 50 Newton east, B vector is 10 Newton west, sorry 10 Newton नहीं लेते हैं, 25 Newton, 25 Newton west। C वेक्टर एक और लेता हूँ, C वेक्टर लेता हूँ 100 न्यूटन और डायरेक्शन ले लेता हूँ साउथ, ठीक है? इस तीनों को चलो मेरे को प्लॉट करना है, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, A is 50 न्यूटन ईस्ट, तो ईस्ट बोलने से दिस डायरेक्शन, तो ये मेरा क्या होगा? A वेक्टर कुछ एक लंबाई है और ईस्ट के तरफ जा रहा है। B वेक्टर 25, तो ये 50 का क्या है? आधा हो गया 25, और ये वेस्ट के तरफ जा रहा है, तो देखो इसका आधा डिस्टेंस, ये जितना लंबाई है इसका हाफ। आपको स्केल से मेजर करके नहीं बनाना है, बस समझ में आना चाहिए। और डायरेक्शन क्या है? वेस्ट, सो दिस इज व्हाट? बी वेक्टर। व्हाट इज सी वेक्टर? 100 न्यूटन, तो 100 मतलब क्या? 50 का 2 गुना, एंड दैट इज साउथ, साउथ मतलब नीचे, तो इसका ट्वाइस। So this is something like this, clear है? ये थोड़ा और बड़ा बना दो, this is what? C है। आया बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ? तो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको कंपैरिजन में यूज आता है। ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, A वेक्टर, B वेक्टर, और ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब हमने समझ लिया कि ये क्या बोल रहा है, बट जो एक्चुअली इसका एसेंस है, क्या मतलब है क्या नहीं है, वो समझते हैं। बहुत अच्छे से मेरी चीजों को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं नोट करके। वेक्टर सुनते जाना, कैन बी मूव थ्रूआउट द स्पेस without changing its length and direction. Yeah, we cannot rotate a vector. बहुत जबरदस्त चीज है, समझते जाना क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ वेक्टर कैन बी मूव थ्रू आउट द स्पेस, स्पेस मतलब पूरा 3 डायमेंशन में, ठीक है? विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ, मतलब उसका लंबाई चेंज नहीं करना है, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है, और वी कैन नॉट रोटेट अ वेक्टर। अब समझना, सपोज ये बी वेक्टर था, ये बी वेक्टर क्या है? नीचे है, तो चलो मैं इस बी वेक्टर को अपना मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सबको दिख रहा होगा, क्लियर है? या चलो मैं इसको ऐसे शो करता हूं, ठीक है? मैं बी वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया? अपना मार्कर से रिप्रेजेंट किया। तो देखो ये जो मेरा मार्कर है, इसका लेंथ फिक्स्ड है और ये पॉइंट कर रहा है नीचे में,
तो पता है हम इसको उठा के, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलता है मैं इसको उठा के यहां पर बना सकता हूं, तो ये बी वेक्टर ही रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इसको उठा के यहां पर बनाया तो ये बी वेक्टर ही रहा। कैसे ये बी वेक्टर ही रहा बताओ? लंबाई इतनी की इतनी ही रही, डायरेक्शन नीचे है तो ये डायरेक्शन नीचे है। आ रहा बात समझ में? ये मार्कर को मैंने उठा के यहां पर रखा, तुम चाहो ये मार्कर को थोड़ा सा और ऊपर यहां पर बना सकते हो, मतलब अब मैं इस मार्कर को लेके कहां पर रख सकता हूं? यहां रख सकता हूं। तो अगेन दिस इज सेम माय व्हाट बी वेक्टर। आया बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि देखो मेरा वेक्टर चेंज नहीं हुआ। चेंज कब होगा? जब इस मार्कर का लेंथ, इस मार्कर का डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, अब इस मार्कर को मैं उठा के यहां पर भी रख सकता हूं, यहां पर भी रख सकता हूं, यहां पर भी रख सकता हूं, ऐसे ऐसे भी पकड़ सकता हूं। तो अगेन दिस इज व्हाट योर क्या बी वेक्टर। आ रहा है बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने इस बी वेक्टर को निकाल के यहां पर रख दिया, तो इसका लंबाई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो एक वेक्टर को आप पूरे प्लेन में कहीं पर भी क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। लेंथ फिक्स्ड है और डायरेक्शन फिक्स्ड है। यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये मैं मार्कर, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा मार्कर जो है बी वेक्टर, ये मैं कहीं पर भी क्या कर रहा हूं? मूव कर रहा हूं। आ रहा है बात समझ में? तो ये क्या रहा? सेम रहा। यहां पर मैं बनाऊं, यहां पर बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं। आया बात समझ में? बी वेक्टर को उठा के हम कहीं पर भी रख सकते हैं, बट वी कैन नॉट रोटेट अ वेक्टर। बात समझना, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे करके रोटेट कर दिया, मैं अगर इसको ऐसे करके रोटेट कर दिया, तो अब ये मेरा बी वेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये मेरा नया वेक्टर बन गया। तो आप एक वेक्टर को रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इसको ऐसे ही लेकर कहीं पर भी रख सकते हो। यहां पर रख दिए तो आप अपना बी वेक्टर को यहां लिया। आ रहा बात समझ में? आप इसको कहीं पर भी यहां रख दिए तो आपका ये बी वेक्टर को आप क्या लिया है? यहां लिया है। लेकिन आप इसको रोटेट नहीं कर सकते हो, ये एज इट इज ही बी वेक्टर है। आप इसको अगर ऐसे करके रोटेट किए, कैसे भी अगर आप इसको रोटेट कर दिए तो वेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको समझाता है कि वेक्टर को आप उठा के, ये वेक्टर आप उठा के कहीं पर भी क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही आप उसको क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो। तो ये एसेंस है किसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको वेक्टर्स के बारे में क्या सिखाता है। तो हमने यहां तक सिंबलिक कर लिया है और ग्राफिकल डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में क्या क्या टाइप हमको पढ़ना है? इक्वल, नेगेटिव, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो बेसिकली समझना बात को, आप जब अगर रेफरेंस बुक वगैरह देखोगे या और लोग भी जो पढ़ाते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने तो सिर्फ 5 बताया है, वो लोग 8-10 और बताते हैं, मतलब टोटल 12-15 तो पढ़ाते हैं। जैसे वो लोग पढ़ाएंगे कोप्लेनर, फिर एक हो गया को लीनियर, फिर एक हो गया यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं एडवाइस करूंगा जैसे ये जो चीजें हैं ना, कोप्लेनर, को लीनियर, ये हमको फिजिक्स में यूज आएगा ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बेसिकली मैथ्स की चीजें हैं। और जैसे रहा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को हम एक पूरा अलग से टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा तो आप उसको उतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे, फील नहीं आएगा। तो बेसिकली हम ये 5 को ही पढ़ेंगे, 5 बेसिक्स है, और इसके आगे फिर जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो बाकी चीजों की यूज आते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल वेक्टर्स, तो कुछ लर्न नहीं करना है, नाम से ही समझ में आ गया। 2 वेक्टर क्या हुए? इक्वल हुए। तो इक्वल कब होंगे? एक वेक्टर का 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दोनों वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव व्हाट? दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, दोनों का डायरेक्शन भी हमको सेम चाहिए। तो देखो a वेक्टर क्या इक्वल्स टू व्हाट? b वेक्टर। तो ये a वेक्टर, b वेक्टर, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? सिंबलिक। आ रहा है बात समझ में? अगर आप ग्राफिकल में दिखाना चाहो तो देखो, ग्राफिकल में दिखाना चाहो
तो अगर ये ए वेक्टर बनाया तो उतना ही लंबाई का और उसी डायरेक्शन में मैं क्या बनाया, बी वेक्टर बनाया। तो देखो दोनों क्या है, इक्वल है। आया बात समझ में? तो याद है मैंने बताया था कि ग्राफिकल का यूज क्या है, ग्राफिकल का यूज है कंपैरिजन में। देखो बहुत अच्छा फील दे रहा है, कंपेयर कर पा रहे हैं यूजिंग ग्राफिकल, ठीक है। और एक एग्जांपल, सपोज मेरा ए वेक्टर अगर कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है, तो मैं बी वेक्टर को क्या बनाऊंगा, बी वेक्टर को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। आया बात समझ में? दोनों का लेंथ सेम, सॉरी दोनों का लेंथ सेम और दोनों का एरो सेम। क्लियर है? दिस ए वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, बी वेक्टर। अब जैसे मैंने यहां पर ही बनाया, बात को समझना, मैंने जैसे यहां पर बनाया तो क्या मैं इसको शिफ्ट करके यहां बना सकता हूं? क्या ये सही है कि गलत है? ये और ये इक्वल है? हाँ भाई इक्वल है, क्योंकि मैंने बस इसको शिफ्ट करके यहां पर बनाया, ना मैंने लंबाई चेंज की, ना ही रोटेट किया, ना ही क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया। आया बात समझ में? ये चलो फिर अगर कोई बोले बच्चा सर आप यहां बना दीजिए, तो ये भी इक्वल है किसके बराबर, ए के बराबर। फील आ रहा है? जो मैं पहले बताया था उसको बस मैं यूज कर रहा हूं। तो अब इसको और इसको दोनों को हम लोग क्या बोल दिए, इक्वल बोल दिए। आप चाहो ए को भी शिफ्ट कर सकते हो, ये यहां है तो यहां पर ए को क्या किया, अपना शिफ्ट कर दिया। दिस इज आल्सो व्हाट, ए वेक्टर। बात समझ में आया होगा? बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड सेम करना है, डायरेक्शन सेम करना है। ये सिंबलिकली ऐसे लिखेंगे, ग्राफिकल में ए और बी सेम, ए और बी सेम। फिर ये मैंने बताया कि कैसे आप एक वेक्टर को पूरे 3D स्पेस में क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू नेगेटिव वेक्टर्स। तो क्या होता है बेसिकली नेगेटिव वेक्टर्स? बहुत सिंपल है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। नेगेटिव वर्ड मतलब डायरेक्शन हैज टू बी व्हाट, ऑपोजिट। तो हम लिखेंगे कैसे, चलो इसको समझते हैं। हाउ विल राइट दिस, ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, या ये माइनस साइन ए पे लगाओगे तो क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। आया बात समझ में? a इक्वल्स टू माइनस बी या b इक्वल्स टू क्या, माइनस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ग्राफिकली समझते हैं। चलो अगर ये a वेक्टर, तो ये क्या हुआ, b वेक्टर। आ रहा है बात समझ में? अगर ये a वेक्टर है तो ये क्या हुआ, b वेक्टर। लंबाई सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है। और एक एग्जांपल से चलो समझाता हूं। ये a वेक्टर, तो ये क्या हुआ, b वेक्टर। आ रहा है बात समझ में? बहुत सिंपल सी चीजें हैं। माइनस साइन आ गया मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। ये एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल। अब देखो इतनी सी चीजें हर कोई बताता ही है, इक्वल क्या हो गया, नेगेटिव क्या हो गया, बट इससे क्या कंक्लूजन निकालना है, क्या एसेंस निकालना है, वो हम लोग समझेंगे। तो कुछ नोट करके पॉइंट्स में बताता हूं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। कुछ बात पकड़ में आया? पूरे क्लास 11-12 के फिजिक्स में, इनफैक्ट वेक्टर्स को आप मैथ्स में भी यूज कर लोगे, केमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत यूज आती है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अब इसको और एलाबोरेट करूंगा। whereas magnitude of a scalar can be, whereas magnitude of a scalar can be negative। आ रहा है बात समझ में? Are you getting this?
क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर कभी भी वैल्यू नेगेटिव दे दी गई तो आपको क्या समझना है, वो क्या होगा, स्केलर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव व्हेयरएज मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्केलर कैन बी नेगेटिव। ठीक है, स्केलर का वैल्यू नेगेटिव, इसका एग्जांपल समझो, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, एक स्केलर है तो -10 डिग्री सी होता है, +20 डिग्री सी होता है, -100 डिग्री सी होता है। तो देखो टेम्परेचर एक स्केलर है, वैल्यू कैन बी नेगेटिव, वैल्यू कैन बी पॉजिटिव। तो स्केलर्स का नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन वेक्टर का क्या, वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बट अब नेक्स्ट पॉइंट मैं इसी से निकालूंगा, मतलब ये नोट पॉइंट जितना भी मैं आपको बताता हूं ना, ये आपको अपने माइंड में सेट रखना है कि वेक्टर का कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, स्केलर का नेगेटिव हो भी सकता है। जरूरी नहीं कि हर स्केलर्स नेगेटिव होंगे, कुछ कुछ स्केलर्स नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ नेगेटिव साइन या माइनस साइन, इफ नेगेटिव साइन इज पुट टू अ वेक्टर, मतलब एक वेक्टर के आगे अगर नेगेटिव साइन हुआ, इट मींस इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट या रिवर्स्ड। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला हूं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सब पूरे बच्चे 12 पढ़ लेते हैं फिर भी कंप्लीट मतलब उनका क्लियर नहीं होता है। अगर एक वेक्टर के आगे माइनस साइन लगता है तो उसका मतलब उसका डायरेक्शन को आपको ऑपोजिट करना है या पलटना है, क्योंकि माइनस साइन अगर लगा तो मैग्नीट्यूड को आप नेगेटिव नहीं करोगे, क्या करोगे, डायरेक्शन पलटाओगे। एग्जांपल से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज चलो मैंने ए वेक्टर लिया, ठीक है, ए वेक्टर इज 50 न्यूटन ईस्ट। ठीक है, तो कोई बच्चा को मैं बोला ए वेक्टर बनाओ, तो वो बच्चे ने ऐसा करके ईस्ट ऐसा करके, तो ये आपका ए वेक्टर हुआ। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं माइनस ए वेक्टर लूं तो मतलब पता है, माइनस ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या, वेक्टर के आगे क्या लग गया, वेक्टर के आगे माइनस साइन लग गया, तो क्या -50 न्यूटन उसका वैल्यू होगा? नहीं, उसका वैल्यू क्या होगा, 50 न्यूटन ही होगा। डायरेक्शन ईस्ट के ऑपोजिट हो जाएगा। ईस्ट के ऑपोजिट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो हाउ विल माइनस ए वेक्टर लुक लाइक, तो दिस इज व्हाट योर क्या, माइनस ए वेक्टर। अब बहुत अच्छा आपको फील आ गया होगा कि इक्वल और नेगेटिव क्या है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात इसमें है, पूरे फिजिक्स में वेक्टर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा। स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपको पढ़ते पढ़ते या कहीं पर भी एक वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन मिल गया, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं सोचना कि सर आपने तो बोला नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव साइन या माइनस साइन का मतलब होगा वेक्टर का डायरेक्शन को आपको रिवर्स करना है। 50 न्यूटन ईस्ट अगर ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, 50 न्यूटन ही होगा, बस ईस्ट को वेस्ट कर देना है। ये ऐसा ए वेक्टर, ये माइनस ए वेक्टर। ठीक है, एक और चलो एग्जांपल में बताता हूं। सपोज चलो दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, मैं वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहा हूं, माइनस ए बनाना है। माइनस ए क्या होगा, बात समझो, माइनस ए विल बी सेम मैग्नीट्यूड, लंबाई सेम, डायरेक्शन इज आगे। बात समझ में आ गया होगा, पकड़ में आ गया होगा। अच्छा एक और बता देता हूं मैं, जिनको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को पूरे क्लास को लेकर चलना है, इसलिए मैं बहुत बार बार एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये बी वेक्टर है, व्हाट इज माइनस बी वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो प्लीज ये नोट पॉइंट्स को काफी ज्यादा स्ट्रेस में रखना है या अच्छे से समझना है। इक्वल पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, अब बाकी तीन को डिस्कस करेंगे। थर्ड डिस्कस करते हैं पैरेलल वेक्टर। तो नाम से समझ में आ रहा है पैरेलल का मतलब क्या हुआ, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव व्हाट, सेम डायरेक्शन। तो सिर्फ क्या होना चाहिए, उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हमको कुछ नहीं लेना है।
मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हमको सिर्फ डायरेक्शन सेम करना है। उसको लिखते कैसे हैं? A vector is what? Parallel to whom? B vector. क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A vector ये पैरेलल का सिंबल है। A vector is parallel to B vector। तो इसको बनाएंगे कैसे? बहुत सिंपल है कि सपोज ये A vector हुआ तो B vector is in this direction। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? लंबाई सेम हो तो अच्छा है, सेम नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल, ये अगर ए वेक्टर, सो दिस इज व्हाट बी, दोनों पैरेलल, तो बात समझ में आया कि नहीं? दिस इज ए वेक्टर, दिस इज क्या बी। आर यू गेटिंग दिस? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन सेम होगा और कुछ नहीं। तो अब देखो नोट करके कुछ मैं पॉइंट बोलूंगा। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। तो आपको ये ध्यान में रखना है या लर्न करना है, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। एंगल कैसे दिखता है, मतलब हो सकता है किसी को देखकर समझ में आ गया होगा, बट एक्चुअली में एंगल कैसे देखते हैं इसके लिए एक अलग ही टॉपिक मैं बनाऊंगा। अभी आप याद रखो कि दो पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये नोट करके पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि ऑल इक्वल vectors are parallel vectors, but reverse is not true, ठीक है। समझो, जितने सारे इक्वल हैं वो पैरेलल है। और वैसा बात, इक्वल का मतलब डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम तो क्या बन गए? पैरेलल बन गए। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। रिवर्स का मतलब पैरेलल को मैं इक्वल बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। क्यों? पैरेलल का मतलब सिर्फ डायरेक्शन सेम है, ठीक है। पैरेलल का मतलब सिर्फ डायरेक्शन सेम है। इक्वल होने के लिए क्या एक्स्ट्रा होना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे के सारे इक्वल पैरेलल है, बट सारे पैरेलल क्या? इक्वल नहीं है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? बहुत सिंपल है। तो बहुत इजी सा चीज है। थोड़ा सा रिवर्स इज नॉट ट्रू को अगर मैं और एलाबोरेट कर दूं, फॉर पैरेलल वेक्टर्स टू बी इक्वल वेक्टर्स, फॉर पैरेलल वेक्टर्स टू बिकम या टू बी इक्वल वेक्टर्स, देयर magnitude needs to be equal, ठीक है। अब थोड़ा और अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। तो एंटी समझ में आ गया होगा, पैरेलल का उल्टा, यानी कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब डायरेक्शन को अपने लोग को क्या करनी है? ऑपोजिट करनी है। तो देखो एंटी पैरेलल का ऐसा कोई सिंबल नहीं है। मैं ऐसे लिख देता हूं, ए एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। कोई सेंटेंस मतलब कोई सिंबल नहीं है, आप पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। ए एंटी पैरेलल टू बी या बी एंटी पैरेलल टू ए, बात बराबर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो आप समझते हैं डायग्राम वाइज। ये ए वेक्टर तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, दिस इज बी वेक्टर। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल सा चीज है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज व्हाट बी वेक्टर। क्लियर है? डायरेक्शन हैज टू बी ऑपोजिट, ठीक है। अब एक और देख लो, अगर ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर कहीं पर भी बनाओ, कितना ही लंबा क्यों ना बनाओ, बस क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए।
मैग्नीट्यूड के बारे में बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं। तो अब अगेन इसमें नोट करके पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे हमने पैरेलल में लिखा था, तो एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। तो इसमें पता है एंगल कितना होगा, गेस करो। एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज कितना, 180 डिग्री। इसमें 0 डिग्री है, इसमें कितना है, 180 डिग्री है। ये समझ में नहीं आता है अभी कि कैसे करके 180 डिग्री है, मैं पहले ही बोला था एक अलग टॉपिक रहता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसमें समझ में आएगा कि क्या एंगल होता है, कैसे 180 डिग्री होता है। लर्न कर लो। एज ऑफ नाउ पैरेलल का 0 डिग्री, एंटी पैरेलल यानी कि ऑपोजिट वालों का 180 डिग्री। फिर इसमें सारे इक्वल पैरेलल थे, इसमें मैं क्या लिखूंगा, ऑल नेगेटिव vectors are anti-parallel vectors, but reverse is not true। समझ में आया कि नहीं आया? जितने सारे एंटी पैरेलल है, बात को समझो, सॉरी जितने सारे नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ तो वो क्या बन गया, ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ तो वो क्या बन गया, एंटी पैरेलल बन गया। बट रिवर्स सही नहीं है। कैसे रिवर्स सही नहीं है? एंटी पैरेलल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव बनने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए मैग्नीट्यूड को सेम करना पड़ेगा। तो मैं आगे का चीज नहीं लिख रहा हूं कि कब एंटी पैरेलल नेगेटिव बन सकता है, वो आप अपने से लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको ये चारों समझ में आया कि नहीं आया? पहला चारों मतलब पहला क्या हो गया, इक्वल, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड सेम, ऑपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल का मतलब सिर्फ सेम डायरेक्शन। एंटी पैरेलल का मतलब सिर्फ क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो चारों एक सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखनी है। अब एक तीसरा चीज मैं बताऊंगा, ये आपको एज ऑफ नाउ लर्न करना है, मतलब नोट पॉइंट का ही, आपको ये बाद में समझ में आएगा, बट अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि बाद में मैं आपको रिकैप करा सकूं। इफ A and B are parallel, then A vector equals to K times of B। ठीक है, A और B पैरेलल है तो मैं क्या लिखूंगा, A वेक्टर इज K टाइम्स ऑफ क्या, B वेक्टर। K इज अ पॉजिटिव स्केलर बोल लो या कांस्टेंट बोल लो, बस अभी दिमाग में रखो, सिर्फ लिख लो, बाद में हम इसको समझ पाएंगे। दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, A वेक्टर इज K टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो K विल बी अ नंबर, अ स्केलर। नंबर क्या है, एक स्केलर है और उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। सिमिलरली A B पैरेलल के लिए ऐसा होगा, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर एंटी पैरेलल, देन अगर A एंड B एंटी पैरेलल है तब हम क्या लिखेंगे, A वेक्टर इक्वल्स टू माइनस K ऑफ B वेक्टर। K क्या हो गया, अगेन एक पॉजिटिव स्केलर हो गया या एक कांस्टेंट हो गया। आया बात समझ में? दोनों पैरेलल होंगे ना तो A इक्वल्स टू सम नंबर इनटू B वेक्टर। A इक्वल्स टू 2B वेक्टर, 3 4 5 कुछ भी एक नंबर होगा, ठीक है। और अगर एंटी पैरेलल हुए तो क्या होगा, माइनस का रिलेशन होगा। A इक्वल्स टू -3 टाइम्स B, A वेक्टर इक्वल्स टू -4.5 टाइम्स B। तो ये बेसिकली ये जो थर्ड पॉइंट है आपको एज ऑफ नाउ अभी याद रखना है, अब लोग इसको बाद में अच्छे से समझेंगे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। लास्ट पे आते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल वर्ड अगर आप समझ चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑर्थोगोनल वर्ड बहुत बार फिजिक्स में यूज आता है। इस वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है भाई। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे आर व्हाट,
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑर्थोगोनल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोल दिया या क्या ऑर्थोगोनल बोल दिया। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबलिक ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या बी वेक्टर। अब डायग्राम्स बनाना है तो चलो कुछ समझाता हूं। ये ए वेक्टर, तो दिस इज व्हाट बी वेक्टर। फील आ रहा है, ये ऐसा तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि सिर्फ हमको दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। ये सपोज ए वेक्टर, तो दिस इज व्हाट योर क्या बी वेक्टर। क्लियर, समझ में आ रहा है, फील आ रहा है। ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो नियरली दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नियरली दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब समझ में आ गया होगा ऑर्थोगोनल। अब इसमें नोट करके क्या लिखेंगे, पॉइंट बताओ। बहुत सिंपल है, क्या एंगल बिटवीन टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। पैरेलल में दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, एंटी पैरेलल में दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, परपेंडिकुलर में दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ ये तीनों वेक्टर में हम डायरेक्शन के बारे में बात किए हैं। मैग्नीट्यूड सेम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट के 2 टॉपिक पे आते हैं, मतलब ये कोई टॉपिक ही नहीं है इन द सेंस, इसके आगे का जो वीडियो होगा या जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको समझने के लिए ये प्री रिक्विजिट्स है और ये मतलब यूज आएगा आपको हर जगह पर। ठीक है, तो पहला है सेम ऑर्डर एंड ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स। तो सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर क्या होता है समझते हैं। सेम ऑर्डर, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इन सेम ऑर्डर if head of one vector is connected to the tail of other। ठीक है, ये हुआ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर वापस से बता रहा हूं, head of one vector is connected to the tail of other। opposite order क्या है, 2 vectors are said to be in opposite order if their heads or tails are connected together। चलो समझते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, सपोज मान लो this is a vector, this is b vector। ठीक है, तो आपको दिख रहा है a का हेड, ये क्या है, a का मुंडी है। a का मुंडी किसके साथ कनेक्टेड है, b का टेल के साथ कनेक्टेड है। तो दिस इज सेम ऑर्डर। आया बात समझ में? अरे बहुत सिंपल है, समझो। जैसे हम लोग एक लाइन में खड़े होते हैं ना, स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं एक लाइन में, हेड टेल। आ रहा बात समझ में? मतलब मेरा जो फेस होगा वो सामने वाले के बैक से कनेक्टेड होगा, फिर उसका फेस किसी के बैक से, तो वही चीज क्या है, सेम ऑर्डर है। बहुत सिंपल सा चीज है, हेड कनेक्टेड टू टेल। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं सेम ऑर्डर का। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो दिख रहा है हेड इज कनेक्टेड टू टेल, तो ये क्या हो गया, सेम ऑर्डर। बहुत सिंपल सा चीज है। बोलोगे सर ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या काम आएगा, बाद में आपका समझ में आएगा क्या यूज है। अब ऑपोजिट ऑर्डर में क्या बोला है, हेड को एक साथ रखो या टेल को एक साथ रखो। तो सपोज देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। आ रहा है बात समझ में? ये मान लो बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ। दिख रहा है सब में, हेड टेल, ये सारे क्या है, ऑपोजिट। तो बोलोगे सर ये बना ही क्यों, समझ में आ रहा है, सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर बना ही क्यों, आगे समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप बस इतना समझो, हेड टेल
सेम ऑर्डर, हेड हेड, टेल टेल इज इन व्हाट, ऑपोजिट ऑर्डर, हेड हेड एंड दिस इज टेल, ठीक है। अब सिंपल सा टॉपिक, अब आते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में। इसको ना प्लीज अच्छे से समझना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग कैसे देखते हैं, पूरा क्लास 12 का फिजिक्स में काम आता है, मतलब 11 12 दोनों में काम आता है, और 12 में कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, एंगल देखने में गलती कर देते हैं, तो सुनते जाना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर टेकन इन बिटवीन देयर टेल्स और हेड्स, तो मतलब एंगल हमेशा उनके टेल्स के बीच होगा या उनके हेड्स के बीच होगा, या इसको और एक तरीके से समझते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर मेजर्ड इन व्हाट, ऑपोजिट ऑर्डर। ये ऑपोजिट ऑर्डर पढ़ा हमने, तो एंगल हमेशा कैसे मेजर करते हैं, जब दो वेक्टर्स किस में होंगे, ऑपोजिट ऑर्डर में होंगे, या उनका टेल टेल या हेड हेड के बीच का एंगल। तो समझते हैं इसको क्या है क्या नहीं है। तो सपोज देखो ये एक ए वेक्टर हुआ एंड ये एक बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल फाइंड करना, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बोला कि सर इन दोनों के बीच का एंगल तो यार सर मेरे को ये दिख रहा है, तो नहीं, ये क्या है, गलत है, ठीक है, क्लियर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये नहीं है, थीटा से मैं डिनोट कर रहा हूं एंगल को, क्यों, ये एक का हेड हुआ और ये दूसरे वाले का टेल हुआ, तो हेड टेल के बीच में नहीं होता है, हेड हेड में लेना है, टेल टेल में लेना है, या ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है। ये कौन से ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में है, तो कैसे करके लोगे, बहुत तरीका है। आइदर आप ए को थोड़ा सा आगे लाके एक्सटेंड कर दो, देखो समझो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटेंड नहीं करेंगे बेसिकली, ये ए वेक्टर, दिस इज व्हाट, बी वेक्टर, ठीक है। तो मैं ए वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करके यहां बना सकता हूं, दिस इज व्हाट, ए वेक्टर, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, क्यों शिफ्ट कर सकते हैं, ग्राफिकल में पढ़ा था ना भाई, जितना है उतना ही अगर आप उसको शिफ्ट कर दिए, तो अब देखो ये वाला ए और ये वाला बी किस में है, ऑपोजिट ऑर्डर में है, दोनों का पूंछ सेम है या पूंछ पे है, सो दिस एंगल इज योर, क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं, बहुत सिंपल है, किसी को भी आगे पीछे आप क्या कर दोगे, एक्सटेंड कर सकते हो। आइदर आप ये करना चाहे या एक और तरीका है इसका, वो भी चलो मैं बता देता हूं, कांसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ये बी वेक्टर है, अब बी वेक्टर को थोड़ा पीछे खसका दिया, अगर आप बी वेक्टर को पीछे खसका लिए और ये बी का अगर हेड आ गया, बिल्कुल खसका सकते हो, ठीक है, इधर खसका दिए, दिस इज व्हाट योर, दोनों तरीका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको बेसिकली क्या देखना है, आपको बेसिकली ये देखना है इसमें कि सेम ऑर्डर में नहीं, ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, या उनके हेड हेड के बीच का एंगल या टेल टेल के बीच का एंगल, या एक और ट्रिक मैं बताता हूं, मैं जैसे जनरली कैसे देखता हूं, मैं इतना नहीं दिमाग लगाता हूं, हमेशा मैं देखता हूं V बनना चाहिए, V फॉर वैन, V बनना चाहिए, ये मैं हमेशा अपने ट्रिक से देखता हूं, V बना तो एंगल निकाल दो, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये क्या बनना चाहिए भाई, V बनना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, एंगल फाइंड करना है, क्या करो, बहुत सिंपल है, V बनाना है तो A को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, चलो मैं अलग इनसे बनाता हूं, ये तो एंगल नहीं होगा, ठीक है, क्या V बनना चाहिए, तो A को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, A को थोड़ा एक्सटेंड किया मतलब शिफ्ट किए, दिस इज योर एंगल, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये A वेक्टर, बी वेक्टर, क्या करना है, V बनाना है ना भाई, तो V को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया,
आ रहा है आपको बात समझ में? बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत इजी चीजें हैं। चलो एक दो यहाँ बताता हूँ। ये सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर तो आप लिख ली होगी, समझ में आ गया होगा। एंगल थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा डाउट्स रहता है बच्चों को। सपोज दिस इज 8, ठीक है, दिस इज B। तो एंगल कौन सा होगा? हेड हेड है, दिस इज व्हाट यू एंगल। क्लियर है? आप एक्सटेंड करो वो भी कर सकते हो। ये A को हल्का सा एक्सटेंड किए या B को हल्का सा एक्सटेंड किए तो ये थीटा, तो देखो ये भी थीटा। मैथ्स के हिसाब से भी समझ में आ रहा है? ये और ये क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट होगा। ये एग्जांपल्स आज बता दे रहा हूं तो पता है इसकी वैलिडिटी पूरी 2 साल की रहेगी। A वेक्टर दिस इज B वेक्टर। तो एंगल कौन सा होगा? दोनों का टेल टेल कनेक्टेड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। तो क्या एंगल लेना है बताओ? इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरा जो ट्रिक था, ट्रिक पे जल्दी से फोकस करोगे तो थोड़ा सा इजी आता है। ट्रिक में मैं क्या बोला? हमेशा क्या बनना चाहिए? V बनना चाहिए। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? जिसको समझ में आ गया है वो इसके बाद और नहीं लिखे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देखते देखते जाए। Suppose this is B vector and this is A vector। क्या एंगल के लिए क्या V बनना चाहिए? A को हल्का सा आगे एक्सटेंड किए, ये हो गया। क्लियर है? लास्ट चलो एक और बस करके कंप्लीट करता हूं। दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर। V बनना चाहिए तो इसको एक्सटेंड करते हैं। A को हल्का सा एक्सटेंड कर दिए। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया? तो यहां तक हमने वेक्टर्स का बेसिक्स पढ़ा था। यहां तक प्लीज आप सारी चीज एक साथ पढ़ लेना, और इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें इन चीजों की यूज आएंगी। पढ़ते पढ़ते आपको नोट्स भी बनाना है, या आप पूरा एक बार वीडियो देख लो फिर नोट्स बनाओ, जैसे भी करो, बट कोशिश करो कि जिस दिन देख रहे हो वीडियो उसी दिन नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, आपको तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, मेरे वीडियोस हमेशा लेंथी बनेंगे क्योंकि मैं थोड़ा एक चीज को 3-4 बार बताता हूँ, बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, काफी एग्जांपल्स हम करते हैं, तो वीडियो लेंथी बनेंगे। आपको उतना पूरा वीडियो देखना है। अगर स्लो लगता है तो नीचे में आपका स्पीड का ऑप्शन है, आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, बट मेरा एडवाइस रहेगा कि एक वीडियो पूरा को आप एक दिन में कवर करना। ऐसा नहीं कि यार 10 मिनट देखे फिर 10 मिनट देखे, नहीं, ऐसा नहीं। और प्लीज पूरा वीडियो को आप एट अ स्ट्रेच देखना, एक साथ देखना। और सबसे जरूरी चीज है कि वीडियो देखते साथ नोट्स जरूर बनाना। नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको रिवाइज करते रहो। आज के लिए बस इतना।